हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने लेक्चर 6 मेरा देखा होगा, जिसपे कि मैंने शेयर कैपिटल सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया था। उसमें से मैंने 2 पॉइंट अभी भी रोक रखा था या हल्का डिस्कशन किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये टॉपिक ज़्यादा टिपिकल है, इनको मोर अटेंशन चाहिए, इन पे मोर डिस्कशन चाहिए। तो मैं आज उन्हीं पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर। इन दोनों पे अगर आपका कमांड हो गया तो फिर आप शेयर का कोई भी न्यूमेरिकल हुआ, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इजीली से क्या मतलब है? इसमें मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब तक हमें क्वेश्चन समझ में ना आए उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो समझने के लिए आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। आज का पूरा लेक्चर हमारा इन्हीं दो पे डिपेंड होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उनसे अधिक के लिए कॉल आ जाना। यानी कि अगर कंपनी ने 100 शेयर इशू किया है, कंपनी ने केवल 100 शेयर मार्केट में इशू किए हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 200 से अधिक किया जाना है। ये तो वही बात हो गई कि हमारे कॉलेज में 100 सीटें हैं और 200 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, 400 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। तो वही हाल कंपनी के पास भी होता है। कंपनी कम शेयर इशू करती है या फिर जितना उनको जरूरत है उतना ही शेयर इशू करती है, बट उससे अधिक ज्यादा लोग डिमांड करते हैं। लेने वाले पब्लिक खड़े हो जाती हैं, इन्वेस्टर खड़े हो जाते हैं कि हमें भी चाहिए शेयर, हमें भी चाहिए शेयर। उस टाइम पे वो एक्सेस डिमांड करते हैं। जो एक्सेस डिमांड है वही हमारा एप्लीकेशन एक्सेस माना जाता है और वो हमारा यहाँ पे आता है। बट कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जितने पब्लिक डिमांड कर रहा है उतना शेयर वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास 100 शेयर ही है। तो ऐसे सिचुएशंस के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, यानी कंपनी को कैसा डिसीजन लेना चाहिए, हम उसका डिस्कशन करेंगे आज। तो बेसिकली जो हमारा टर्म है ओवर सब्सक्रिप्शन, इनके न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। नॉर्मली आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस हैं। हिंदी में बोलते हैं आनुपातिक आवंटन, यानी आनुपातिक रूप से हम कैसे उनको रेशनली शेयर अलॉट करेंगे, ये उसके ऊपर प्रॉब्लम है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर सब्सक्रिप्शन है तो उस टाइम पे कंपनी के पास 2 तरीके हैं एक्सेस को सॉर्ट आउट करने का। कंपनी के पास 2 तरीके हैं एक्सेस अमाउंट को सॉर्ट आउट, रिजॉल्व या एडजस्ट करने का। इन शॉर्ट हम इसको एडजस्टमेंट ही बोलते हैं। पहला है या तो एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर दिया जाए या फिर एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया जाए। ओके, एडजस्ट का मतलब है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे से क्या सेंस है? तो मैं कोई चीज क्लियर कर दूं और कि जब कंपनी से इश्यू करता है तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही एक्स्ट्रा अमाउंट आता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट कि कंपनी ने इश्यू किए हैं शेयर 1 लाख रुपए के और कंपनी ने कहा एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो ₹3 पर शेयर है। क्लियर है? जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो ₹3 पर शेयर है। ओके, अब क्या करना है?
अब हम देखते हैं कि सब्सक्राइब कितने हुए, कितने हमारे पास एप्लीकेशन आए। सपोज दैट एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आपके पास 1,50,000 शेयर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम समझ सकते हैं कि अगर इश्यू शेयर 1 लाख रुपए के रेट से है तो जाहिर सी बात है हमें अमाउंट और इसको अमाउंट कितना आएगा इसके ऊपर 1,03,000। तो एप्लीकेशन में हमको 3 लाख में मिलने चाहिए, 1 लाख और 3 के रेट से मिलने चाहिए, बट एक्चुअली में रिसीव कितना है एप्लीकेशन के ऊपर आपको रिसीव हुआ है 1,50,000 है। 150 इंटू 3 के रेट से आपको 4.5 लाख का रिसीव हुआ है अमाउंट। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 1.5 लाख का एक्सेस है। एक्चुअली में इश्यू शेयर किया 1 लाख, 3 के रेट से 3 लाख आना चाहिए, बट आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1.5 लाख शेयर के ऊपर, तो आपके पास 4.5 लाख रुपए आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए आपके पास एक्सेस आ गया है, आपके पास एक्सेस आ गया है। कितना एक्सेस आ गया है 1,50,000 रुपीज। ये हमारा क्या है एक्सेस आ चुका है। या तो आप इसको वापस कर देंगे, या तो इसको वापस कर देंगे, या फिर इस एक्सेस को एडजस्ट करेंगे। कितने रुपए को 1,50,000 रुपए को एडजस्ट करेंगे। अब पॉइंट वाली बात ये है यहाँ पे कि हम एक्सेस कब रिटर्न करते हैं और कब एडजस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया होता है एक्सेस मनी रिटर्न या एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड ऑन दी फर्दर कॉल्स। अब फर्दर कॉल क्या क्या होता है, तो मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट मांगते हैं, फिर फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फिर सेकंड कॉल मांगते हैं। उसी टाइम पे पैसे को एडजस्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ये तो एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया, अब हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट भी है। अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो है ₹2 पर शेयर। अब आप देखेंगे कि आपको 2 लाख 2 रुपए के रेट से जितना कंपनी शेयर इश्यू करता है ना स्टूडेंट्स, उतना ही वो डिमांड कर सकता है पैसे का। तो 2 रुपए के रेट से 1 लाख उसमें 2 लाख मांगेगा नेक्स्ट टाइम पे। अब उस 2 लाख रुपए में से अगर एक्सेस अमाउंट को वापस कर दिया होगा तो पूरे 2 लाख रिसीव होंगे, लेकिन अगर एडजस्ट करना है तो 2 लाख में से उसको 1.5 लाख ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर वो 50,000 ही रिसीव्ड होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है उसको रिटर्न करने का एंट्री तो बहुत आसान हो जाता है। अगर पैसा वापस कर दिया गया दैट मीन्स देयर इज नो बिग डील, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यूज। बट अगर उसको एडजस्ट करना होगा आपको देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि एडजस्ट के टाइम पे कई सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें जब एडजस्ट में एरियर इंक्लूड होता है तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एडजस्ट पे ही ज्यादा फोकस करना होता है, रिटर्न के ज्यादा फोकस करना नहीं होता है। अब इन दोनों के साथ इंटरव्यू में क्या चेंज आता है इसके लिए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। बट आज का ये मैं लेक्चर केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर करने के लिए है। तो मैं एक बार एडजस्ट को और डीपली क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको एक एग्जांपल लेकर के, जिससे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कि एक बाइक का शोरूम है, उस बाइक के शोरूम में 5 बाइक्स हैं। हमारे पास शोरूम में बाइक है 5 बेचने के लिए। बाइक में क्या स्कीम निकाल रखा है शोरूम वालों ने कि हम आपको ये बाइक जो कि 5 बाइक है एट द रेट ऑफ ₹50,000 वाली बाइक इनके पास है 5 बाइक, और कंपनी ने स्कीम निकाल रखा है शोरूम में कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कीजिए और बाइक ले जाइए। तो इन्होंने क्या कर रखा है, मंथली इंस्टॉलमेंट बना दिया है। जैसे कि मैंने भी कहा था कि शेयर केस एक इंस्टॉलमेंट पे होता है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे। तो इसने कह दिया कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कीजिए 10,000 का
और बाइक ले जाइए 10,000 देना पड़ेगा पहले फर्स्ट टाइम पे, यानी कि जब ले आप परचेस करने जा रहे हो तभी देना पड़ेगा 10,000 और उसके बाद आप बाकी का पेमेंट करते रहिए महीने के महीने। अच्छा, अब क्या करना है, सपोज दैट मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 3 लोग आए बाइक खरीदने के लिए। स्कीम दिख गया तो क्या हुआ कि मिस्टर ए ने कहा मुझे 3 बाइक चाहिए, मिस्टर बी ने कहा मुझे 2 बाइक दे दो और मिस्टर सी ने कहा मुझे एक ही बाइक दीजिए। आप यह काम करते हैं, मिस्टर सी ने कहा मुझे 2 ही बाइक दो, नहीं मिस्टर सी को हम 1 बाइक देंगे केवल। चलिए अब ये क्या हुआ कि इन्होंने 1 बाइक मांगा, इन्होंने 2 बाइक मांगा, इन्होंने 3 बाइक मांगा। अब अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 बाइक के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी 30 पे कर दिया है, इन्होंने 2 बाइक के लिए ऑलरेडी कंपनी के पास 20 पे कर दिया और इन्होंने 1 बाइक के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी 1000 पे कर दिया, 10,000 हो गया। तो बहुत इजी हो जाएगा। इसके पास 5 बाइक कंपनी के पास है। अब 5 बाइक में से कंपनी ए को कितना देता है, बी को कितना देता है, सी को कितना देता है, ये अलग सिनेरियो है। लेकिन क्योंकि इसने 1 मांगा है, इनको 1 पूरा दे देगा, वो 1 बाइक अलॉट कर दिया। इन्होंने 2 मांगा, चलो इनको भी 2 अलॉट कर दिया इसने पहले। लेकिन इन्होंने 3 मांगा, अब 3 तो है नहीं इसके पास, ऑलरेडी 5 ही था केवल, 5 में से 2 इनके पास गया, 1 इनके पास चला गया है, बस 2 बाइक, तो इन्होंने इसमें केवल 2 ही बाइक दी है। तो आप देख रहे हैं कि जो जितना मांगा उनको उतना दे दिया, तो अमाउंट एडजस्ट हो गया। भाई इन्होंने 2 मांगा, 2 का पैसा दिया था, वो भी क्लियर हो गया। 1 मांगा, 1 का पैसा दिया, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन जिसे 3 मांगा, 30 पे किया था, उसको बाइक 2 ही मिला ना। तो देखा जाए तो इन्होंने 30,000 पेमेंट किया है, लेकिन मटेरियल इनको 20,000 का ही मिला है। मतलब कि 30 पे करके 20,000 इक्वल मटेरियल लिया, तो इनके पास एक्सेस निकलना है बाहर 10,000 का। Am I right? इनके पास 10,000 का एक्सेस आ रहा होगा, इनके पास कोई एक्सेस नहीं है। तो जो 2 मांगा 2 दिया, इक्वल हो गया, 1 मांगा 1 दिया, इक्वल हो गया। लेकिन जो एक्सेस है उसको क्या करेंगे, अब या तो शोरूम वाला ये 10 को वापस कर देगा, बोलेगा भैया हमारे पास बाइक ही नहीं है, आप ले जाओ पैसा। या फिर ये कहेगा कि सर मैंने आपको 2 ही बाइक दिया हुआ है, तो आपका जो 10,000 मेरे पास एक्सेस है ना, अभी मैं नेक्स्ट मंथ फिर से कॉल करूंगा आपको, क्योंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट भी था बाइक। तो अगले महीने फिर से इनको 20 देना पड़ेगा, क्योंकि इनको 2 बाइक दिया गया है ना, तो अगले महीने फिर से 20 देना पड़ेगा आपको। तो उस टाइम पे मैं आपका ये एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर दूंगा 20 में से, और आप मुझे कुल 10,000 ही पे कीजिएगा। या तो वो सिस्टम अपनाएगा या पहले ही पे वापस कर देगा। तो ऐसा ही सिचुएशन सिनेरियो आपके शेयर क्वेश्चन में बनता है कि पैसा वापस किया गया, ये एडजस्ट किया गया, एडजस्ट किया गया तो नेक्स्ट कॉल पे एडजस्टमेंट जाएगा और पैसा एडजस्ट होगा। तो ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल छोटा सा दिया ना, यही आपका प्रो राटा सिस्टम है और यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्ले करता है आपके क्वेश्चन में। तो हमारा जब भी अगर वीडियो बनेगा, लेक्चर बनेगा, तो बहुत ही बड़ा फोकस एरिया है प्रो राटा अलॉटमेंट। जिसको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया उसके लिए शेयर मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तरीके से हो जाएगा, एकदम इजी। हालांकि 12th वालों के लिए ये सबसे टफेस्ट टॉपिक में से एक होता है, क्योंकि 12th में देखा जाए तो 2 ही 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, एक पार्टनरशिप, फिर शेयर, फिर डिबेंचर, फिर कैश फ्लो, फिर रेशियो एनालिसिस। इसमें से शेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अच्छी बात तो ये है कि शेयर के ऑप्शन में भी शेयर ही आता है, यानी अगर एग्जाम में ऑप्शन मिल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो शेयर के ऑप्शन में भी शेयर आएगा, यानी शेयर अटेंड करना ही करना है आपको। और इसमें प्रो राटा क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्ले करता है आपका। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी एग्जांपल समझ गए होंगे कि प्रो राटा के सिस्टम में एक्सेस अमाउंट के साथ क्या करना होगा हमको। इसके साथ एक बड़ा एग्जांपल हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। बट आज का भी टॉपिक हमारे पास बचा है फॉर फ्यूचर। ये भी आपके क्वेश्चन में अच्छा डिस्कशन का पॉइंट है, जिसके ऊपर
कभी कभी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं और कभी कभी भी इनसे नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो फॉरफीचर का मतलब मैंने लास्ट में बताया था, फॉरफीचर मींस व्हाट, फॉरफीट करना, हरण कर लेना, वापस ले लेना। ये तब होता है जब आपके पास कॉल्स इन एरियर हो। जब कॉल्स इन एरियर होता है तो जो पर्सन शेयर पे करने से मना कर देता है उसके शेयर को हम लोग वापस ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल भी मैंने दिया बाइक वाला, अब हमने 5 बाइक बेच दी है, अगर 5 बाइक में से एक भी बाइक वाला है, मान लो मिस्टर सी ही है, उसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगा, बाइक तो वापस ले लेगा ना। अगर आप ईएमआई पे कोई चीज लेते हैं और ईएमआई पे नहीं करेंगे तो कंपनी क्या करेगा, भाई आपका जो एसेट्स होगा जो आपने परचेस किया आपसे वापस ले लेगा। वही काम कंपनी करता है। अगर शेयर का पेमेंट आप नहीं करोगे बार बार मांगने के बाद तो कंपनी आपसे शेयर वापस ले लेता है। उस टाइम पे जितना आप पे कर चुके हैं ना वो कंपनी पैसा जब्त कर लेता है। फॉर एग्जांपल लीजिए, हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए बी सी, ए के पास 1000 शेयर हैं, इनके पास 500 शेयर हैं, इनके पास 200 शेयर हैं। इन्होंने अब तक 5 रुपए पे कर दिए हैं या मांगा गया है, 5 रुपए मांगे गए इनसे, तो इन्होंने 5000 पे कर दिया। इन्होंने भी 5000 है ना, इन्होंने 2500 पे कर दिया, इन्होंने 1000 पे कर दिया। ये तो अच्छा हो गया भाई, तो सब पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स गुड। अब सपोज दैट फिर पैसा मांगा गया ए से, बी से और सी से। इनके पास 1000 शेयर भी है, इनके पास 500 शेयर है, इनके पास 200 शेयर है और इनसे मांगा गया 2-2 रुपए भाई पेमेंट कर दो। तो इन्होंने 2000 पे कर दिया, बहुत बढ़िया, 1000 पे कर दिया, दैट्स गुड। लेकिन सी पेमेंट नहीं कर पाया, इसने कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है, इसने कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ये पे करने में असमर्थ हो गए। अब क्या होगा, कंपनी में गुस्सा आएगा, वो कहेगा सी भैया अपने शेयर वापस कर दीजिए मुझे यार, तो वो सी का शेयर वापस ले लेगा। लेकिन जो सी ने 1000 पे किया था ना, सी के पास तो शेयर भी नहीं रहा, बिकॉज ऑफ पेमेंट ना करने की वजह से शेयर वापस ले लिया गया और जो पुराना पेमेंट था वो भी गया। फिर कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। जब कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी तो इसी सेक्शन को, इसी स्टेप को बोलते हैं फॉरफीचर। यानी कंपनी ने क्या फॉरफिट किया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट नहीं किया क्योंकि शेयर तो आपका था ही नहीं। वो शेयर आपका तब होता जब फुल पेमेंट करते आप, कंपनी ने आपका पैसा जब्त कर लिया जो आप ऑलरेडी पे कर चुके थे। इसीलिए फॉरफीचर केस में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि इन द फॉरफीचर केसेस द कंपनी फॉरफीट शेयर, पेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट और निल। तो ये आंसर होता है कि फॉरफीचर केस में हमेशा पेड अमाउंट ही फॉरफिट होता है, न कि शेयर फॉरफिट होता है, क्योंकि शेयर आपके पास था ही नहीं। मैं पहले बोल रहा हूं, शेयर के हम अगर शेयर की थ्योरी पढ़ने जाते हैं तो शेयर वारंटी, शेयर गारंटी, शेयर सर्टिफिकेट्स, कई सारे टर्म्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी इशू करता है अपने शेयर होल्डर के लिए। बट जब तक आपके पास प्रॉपर पेमेंट ना आ जाए, प्रॉपर सर्टिफिकेट ना आ जाए, तब तक आप शेयर के ओनर नहीं माने जाते हैं। तो कंपनी आपसे शेयर तो वापस जब्त कर ही नहीं सकता क्योंकि हमको दिया ही नहीं है। हाँ, आपका पेमेंट जब कर लेगा जो आपने ऑलरेडी आप कंपनी को पे कर दिया है। तो फॉरफीचर केस में क्या होता है कि ये 1000 शेयर ही यहाँ पे फॉरफिट होता है और इनकी अलग से एंट्री का चांसेस बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन में फॉरफीचर केस आ गया है तो मान के चलिए आपके 2 से 3 एंट्रियां वापस बढ़ जाएंगी। यानी जो मैंने 8 एंट्री बताया था आपको, 8 में 2-3 एंट्री और बढ़ा लीजिए। यानी कि एक एग्जाम में एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आप ऑलमोस्ट 10 to 12, 13 एंट्री पास करते हैं स्टैंडर्डली। नॉर्मली मिनिमम 8 तो होना ही होना है। 3 एंट्री फॉरफीचर बढ़ाता है आपका, 1-2 एंट्री वो ओवर क्वेश्चन बढ़ा सकता है। वो भी हम पे डिपेंड करता है कि हम कंबाइंड एंट्री पास कर रहे हैं या सेपरेट एंट्री पास कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्व कर रहा है, जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, उसके माइंड से भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का एंट्री पास आउट करा रहा है वो। ओके, तो ये हमारा फॉरफीचर केस हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो फॉरफीचर केस में एंट्री जो पास करना होगा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तब जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू करेंगे तो वहां पर डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल तो अब ये देख लीजिए कि फॉरफीचर और सब्स्टिट्यूशन क्या है और फिर
और जब इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो उस पर अच्छा डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि फॉर्फिचर क्यों कैसे आ गया, कि क्यों आया है आप समझ गए, क्या होता है आप समझ गए। अब आपको समझना है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसके लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन होना जरूरी है ताकि आप एक सीक्वेंस जोड़ सके। याद रखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको अगर शेयर समझना है तो पूरा सीक्वेंस समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप ओवर क्वेश्चन एंड फॉर्फिचर का कंडीशन समझ पाओगे। ओके, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस normally practical problem on subscription and forfeiture both, या मैं कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट उठा लूंगा टॉपिक, इसके बाद वाले वीडियो में मैं फॉर्फिचर की बात कर लूंगा। बट अभी आज के डेट में इतना थ्योरी काफी है हम आपको समझने के लिए, तक आप समझिए, कोशिश कीजिए, और ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए या बताइए, हम उस पर और डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिस्कशन नहीं कर सकते, बट सिंस ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज्यादा इसमें होता है तो मैं थ्योरी पे हल्का हल्का फोकस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा लोड ना पड़े, ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।